हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा गाउट के ट्रीटमेंट की। और देखिए, गाउट के ट्रीटमेंट को हम टू टाइप से रीड करते हैं। नंबर वन, अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट, मतलब कि रिसेंटली हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। एंड नंबर सेकंड, क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट। ओके, तो देखिए, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि TCML मोबाइल ऐप पर अभी वैलेंटाइन डे सुपर सेल ऑफर चल रहा है। और देखिए, इस वाले वैलेंटाइन डे ऑफर के अंदर आपको क्या मिलेगा, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। मतलब कि अगर आप कोई सा भी TCML प्रीमियम प्लान बाई करते हैं, चाहे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ओवरऑल आप कोई भी प्लान बाई करेंगे तो आप सेम प्लान पर 2 नंबर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो क्या है, 50% ऑफ है, क्योंकि सेम प्लान प्राइस पर आप 2 नंबर से अपना प्रीमियम एक्टिवेट करवा सकते हैं। ओके, तो देखिए, दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 7690981229। आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको वैलेंटाइन डे सुपर सेल इस वाले ऑफर के बारे में और भी जानकारी चाहिए। ओके, ये बात हो गई। अब हम आते हैं हमारे ट्रीटमेंट पर। तो देखिए, गाउट का ट्रीटमेंट मैंने क्या बोला कि 2 टाइप से ट्रीट करेंगे, अक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट। एंड जब भी हम अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है। क्योंकि गाउट को आप क्या पढ़ते हो, दिस इज इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो ओवरऑल अक्यूट गाउट में हमारा फोकस इन्फ्लामेशन को कम करने पर ही है। मतलब कि अक्यूट गाउट, इसके अंदर मेनली हम 3 टाइप के ड्रग्स यूज करते हैं। नंबर 1 कौन सी होगी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नंबर सेकंड कोल्चिसिन। नंबर थर्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, ये बात हो गई। एंड देखिए, मैंने यहाँ पर जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, यहाँ पर साइड में क्या लिख रखा है कि इन ड्रग्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, रीनल फेलियर। ओवरऑल अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो ओवरऑल उस वाले पेशेंट को हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये वाली ड्रग्स प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर, किसी पेशेंट को गाउट भी है, ओके, और उस पेशेंट की किडनी भी खराब है, तो हम अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, नीचे वाली ड्रग देंगे, मतलब कि कोल्चिसिन हो गया या कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, हम इन वाली ड्रग का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ लिखा भी है सेफ इन रीनल फेलियर। ओवरऑल जिस बंदे की किडनी खराब है, हमें अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट करना है तो क्या देंगे, कोल्चिसिन देंगे। ओके, ये बात हो गई। एंड देखिए, मैंने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इसके साइड में 2 पॉइंट लिख रखे हैं कि हम ऑल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग अक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं एक्सेप्ट 2 ड्रग्स। नंबर फर्स्ट ड्रग कौन सी है, एस्पिरिन। एस्पिरिन की भी लो डोज। ओवरऑल जो एस्पिरिन की लो डोज होती है, ये क्या करवाती है, यूरिक एसिड को इंक्रीज करवाती है। एंड आपको पता होगा कि गाउट, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, यूरिक एसिड। देखिए, मैं आपको भी नीचे बताऊंगा पूरा का पूरा कि पूरा का पूरा गेम किसका है, गाउट में यूरिक एसिड का। यही पूरा का पूरा प्रॉब्लम कर रहा है बंदे के अंदर, क्योंकि इन द केस ऑफ गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, एक्सिस प्रोडक्शन होने लगता है। तो कॉमन सी बात है भाई, यूरिक एसिड ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब कि जिस बंदे के ब्लड में एक्सिस यूरिक एसिड है तो उसके जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा और क्या करेगा, आर्थराइटिस करेगा। आर्थराइटिस मतलब क्या करेगा, इन्फ्लामेशन। अरे भाई देखो ना, यहाँ पे ITIS, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो ओवरऑल क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसी इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट। मतलब कि अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट में हमें क्या फोकस करना है कि हमें इन्फ्लामेशन को कम करना है। उसी के साथ देखिए, जो ये एक्सिस यूरिक एसिड है, ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर भी डिपॉजिट होता है। और अगर ये एक्सिस यूरिक एसिड सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, टोफाई बोलते हैं। मतलब कि क्या बन जाएंगे, टोफाई बन जाएंगे। कहाँ पर, सॉफ्ट टिश्यू में। ये बात हो गई। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे ट्रीटमेंट पर। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि अक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट, इसमें क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हैं कि जब भी हम अक्यूट गाउट को ट्रीट करते हैं ना, तो हम करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब कि जो पेशेंट बोलेगा ना, उसे ट्रीट करना है। मतलब कि जो मेन चीज़ है ना, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, यूरिक एसिड को कम करना चाहिए, ये नहीं करते। यूरिक एसिड को कम कब करेंगे, हम करेंगे क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर। देखिए, मैंने नीचे लिख रखा है क्रोनिक गाउट का ट्रीटमेंट। इसमें हमारा एम क्या होता है, यूरिक एसिड को कम करना, जो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है उसे कम करना। ओके, यूरिक एसिड को कम करने का एम अक्यूट गाउट के अंदर नहीं होता है। ओके, अक्यूट गाउट के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करना है,
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमारे मेरे जॉइंट्स में दर्द है तो वो कम करेंगे। ओके, ओवरऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट पर कि हम किस तरह से यूरिक एसिड को कम करेंगे। तो देखिए, यूरिक एसिड को कम करने के लिए ना हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन हैं। दिस इज नंबर 1 ऑप्शन, दिस इज नंबर 2 ऑप्शन, दिस इज नंबर 3 ऑप्शन। ओके, और देखिए ये 3 ऑप्शन किससे रिलेटेड है? हमारे यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन से, मतलब कि यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से। मतलब कि मैं आपको सबसे पहले एक यूरिक एसिड का ओवरव्यू देता हूं कि यूरिक एसिड ये बनता कैसे है, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हम इस यूरिक एसिड को कम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या है, जैसे यूरिक एसिड, तो इसके आगे यहाँ मैंने क्या बता रखा है कि ये बनता कैसे है, सिंथेसिस कैसे होता है, और इसके इस साइड मैंने क्या बता रखा है कि यहाँ बता रखा है सिंथेसिस, यहाँ बता रखा है इसका एक्सक्रीशन, या फिर बोल दीजिए हम यूरिक एसिड को कैसे कम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं यूरिक एसिड के सिंथेसिस पर कि ये बनता कैसे है। तो देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डीएनए के बैकग्राउंड से। मतलब कि आप अज्यूम कीजिए कि सेल है। ओके, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं? प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स होते हैं। तो ओवरऑल सेल का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ। एंड डीएनए के अंदर क्या होंगे? प्यूरिन्स, पाइरिमिडिन्स। तो ओवरऑल प्यूरिन्स बाहर आ गए डीएनए के ब्रेकडाउन से। अगर प्यूरिन्स बाहर आ गए तो प्यूरिन्स का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। तो प्यूरिन से क्या बनेगा? हाइपोजेंथिन बनेगा। और देखिए जो हाइपोजेंथिन होता है ये जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा? जेंथिन में। एंड देन जो ये जेंथिन है ये अगेन जेंथिन ऑक्सीडेज इस वाले एंजाइम के थ्रू किस में कन्वर्ट होगा? यूरिक एसिड में। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सेल के ब्रेकडाउन होने से क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। एंड अब आप बोलेंगे कि सर जो गाउट का कोज है वो क्या सेल का ब्रेकडाउन है क्या? तो देखिए यस, गाउट के बहुत सारे कोज होते हैं, और उन सभी कोजेस में से गाउट का एक कोज क्या होता है? सेल का ब्रेकडाउन, या बोल दीजिए सेल के डीएनए का या न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन। ओके, देखिए मैंने लिख भी रखा है, ऑल दीज आर द कोजेज ऑफ गाउट, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। मैंने जो बताया ना यार कि सेल का लाइसिस होता है, तो अज्यूम कीजिए कि कोई कैंसर का पेशेंट है। ओके, और उस पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है, तो कॉमन सी बात है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी क्या होगा? जो कैंसर सेल है उसका रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा। अगर कैंसर सेल बहुत ज़्यादा टूटेगी, डिस्ट्रक्शन होगा, तो कॉमन सी बात है भाई प्यूरिन्स क्या होंगे? रिलीज होंगे। अगर प्यूरिन्स रिलीज होंगे तो हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होंगे, और हाइपोजेंथिन जेंथिन में, एंड देन जेंथिन किस में कन्वर्ट होगा? यूरिक एसिड में। तो ओवरऑल इसे ही क्या बोलते हैं? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ओवरऑल ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसे मैं एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या होता है कि कैंसर पेशेंट की जब कीमोथेरेपी चलती है तो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो कैंसर सेल होती है उसका रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ कैंसर सेल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे प्यूरिन रिलीज होता है, और फाइनली ये प्यूरिन क्या कोज करता है? यूरिक एसिड इंक्रीज करता है। ओके, यूरिक एसिड इंक्रीज करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? पेशेंट को गाउट हो जाएगा। ओके, और देखिए मैंने और भी कोज लिख रखे हैं। ये वाला क्या है? लेश निहान सिंड्रोम, या बोल दीजिए जुवेनाइल गाउट। इसके अंदर क्या होता है? HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी। मतलब कि अगर आपने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को बायोकेमिस्ट्री के अंदर अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो हाइपोजेंथिन है ये किस में कन्वर्ट होता है? IMP में। ओके, इनोसिटोल मोनोफॉस्फेट में। किसके थ्रू? HGPRT इस वाले एंजाइम के थ्रू। ओके, ओवरऑल अगर इस वाले एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हाइपोजेंथिन है ये IMP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर IMP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिर जो हाइपोजेंथिन है ये किस में कन्वर्ट होगा? जेंथिन में। देन जेंथिन से क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा। ओवरऑल क्या हो गया? हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया। तो ओवरऑल लेश निहान सिंड्रोम, इसमें भी क्या मिलता है? गाउट देखने को मिलता है। और देखिए इसका अनदर नेम भी क्या है? जुवेनाइल गाउट। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ एकदम क्लियर लिख भी रखा है, एक्सिस यूरिक एसिड प्रोडक्शन ड्यू टू HGPRTH डेफिशिएंसी। अनदर कोच क्या लिख रखा है? हाई प्यूरिन इनटेक। मतलब कि कॉमन सी बात है भाई, देखिए प्यूरिन है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा प्यूरिन खा रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा प्यूरिन खा रहा है, तो कॉमन सी बात है ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा हाइपोजेंथिन बनेगा, ज़्यादा हाइपोजेंथिन बनेगा तो ज़्यादा जेंथिन बनेगा, ओवरऑल ज़्यादा क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा, और क्या हो जाएगा? गाउट हो जाएगा। तो देखिए वही है फूड रिच इन प्यूरिन्स, जैसे कि ज़्यादा मीट खा रहा है, शेलफिश खा रहा है, ओके, ऑर्गन्स मीट खा रहा है, तो कॉमन सी बात है क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर ओनली 3 कोज बताए हैं, और भी बहुत सारे कोज होते हैं गाउट के। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल अभी मैंने किसकी बात की कि यूरिक एसिड का सिंथेसिस कैसे होता है। ओके, तो ये बात हो गई। एंड सबसे पहले मैं सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने पूरा का पूरा इरेज कर दिया, और देखिए अभी मैंने किसकी बात की थी? इस पूरे की बात की थी
कि यूरिक एसिड बनता कैसे है। दिस इज यूरिक एसिड सिंथेसिस। ओके, अब हम बात करेंगे ब्रेकडाउन की कि हमें यूरिक एसिड को कम करना है। ओके, यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म करना है। तो देखिए हमारे पास इसके भी दो ऑप्शन हैं। दिस इज नंबर 1 ऑप्शन, दिस इज नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन क्या है कि हम क्या करेंगे, यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम, इस वाले एंजाइम के थ्रू जो यूरिक एसिड है इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, एलेंटोइन में। और देखिए एलेंटोइन ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। ओवरऑल अगर वाटर सोल्यूबल होता है तो जब हम पेशाब करेंगे, यूरिन करेंगे, तो ओवरऑल यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा किसका, इस एलेंटोइन का। ओवरऑल यूरेट ऑक्सीडेज या यूरिकेज इस वाले एंजाइम ने क्या किया, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट किया और फाइनली जो एलेंटोइन है वह यूरिन में सिक्रीट हो गया। ओवरऑल इस वाले एंजाइम ने क्या किया, यूरिक एसिड का एक तरह से मेटाबॉलिज्म कर दिया, या बोल दीजिए जो एक्सिस जो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा यूरिक एसिड है उसे क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, तो दिस इज अवर नंबर 1 ऑप्शन कि हम यूरिक एसिड को कम कैसे करेंगे। अनोदर ऑप्शन क्या है, तो देखिए अनोदर ऑप्शन है यूरेट 1। देखिए जो ये यूरेट 1 है ये कहाँ होता है, पीसीटी पर। देखिए यहाँ लिख रखा है मैंने, पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अरे आपको पता होगा ना यार कि दिस इज नेफ्रॉन, ओके, दिस इज ग्लोमेरुलस, यहाँ पे क्या होगा पीसीटी, यहाँ पे क्या होगा लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे क्या होगा डीसीटी, एंड देन यहाँ क्या होती है कलेक्टिंग डक्ट। ओवरऑल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ पीसीटी की। तो ओवरऑल पीसीटी के पास क्या होता है, यूरेट 1 ये वाला ट्रांसपोर्टर होता है। और ये यूरेट 1 ये क्या करता है, ये यूरिक एसिड को रीएब्जॉर्ब करता है। आई होप आप मेरी बात समझे नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल सेकंड ऑप्शन क्या है, यूरेट 1। ओवरऑल यूरेट 1 ये क्या करता है, मैंने बोला कि ये पीसीटी के अंदर यूरिक एसिड को रीऑब्जॉर्ब करता है। अरे भाई आप क्या करोगे, आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है, कॉमन सी बात है। ओके, तो ये ब्लड है ये कहाँ जाएगा, ये ब्लड जाएगा नेफ्रॉन के पास। ओके, एंड जो ये ग्लोमेरुलस है यहाँ पर जब ब्लड आया और उस ब्लड के अंदर यूरिक एसिड है, तो ओवरऑल इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, जो यूरिक एसिड है उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। ओवरऑल यूरिक एसिड फिल्टर होकर कहाँ आ गया, नेफ्रॉन की ल्यूमेन के अंदर। तो ओवरऑल ये क्या है, दिस इज नेफ्रॉन की ल्यूमेन। तो ओवरऑल अभी प्रेजेंट टाइम इस ल्यूमेन के अंदर क्या है, यूरिक एसिड है। और देखिए इस ल्यूमेन के अंदर जो यूरिक एसिड है ना, ये वापस क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो ये रीएब्जॉर्ब इसे कौन करता है, इसे करता है यूरेट 1। ओवरऑल इस यूरेट 1 इसने क्या किया, जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो यूरिक एसिड है ना उसे वापस से रीअब्जॉर्ब किया और कहाँ भेज दिया, ब्लड के अंदर। ओवरऑल यूरेट 1 क्या कर रहा है, एक तरह से ये ब्लड के अंदर क्या कर रहा है, यूरिक एसिड को डाल रहा है, मतलब कि ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा रहा है। ओके, एंड अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा रहा है तो हमारा अभी एम क्या है, हमारा एम है कि हमें यूरिक एसिड को कम करना है। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस यूरेट 1 को क्या करेंगे, इसे इनहिबिट कर देंगे। अगर यूरेट 1 इनहिबिट हो जाएगा तो कॉमन सी बात है, रीनल ट्यूब्यूल की ल्यूमेन के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो कॉमन सी बात है वो पूरा का पूरा यूरिक एसिड कहाँ सिक्रीट हो जाएगा, यूरिन के अंदर। देखिए मैंने वही लिख रखा है कि हमने क्या किया, यूरेट 1 इसे इनहिबिट कर दिया। अगर यूरेट 1 को इनहिबिट कर दिया तो डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड, कहाँ से, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमेन। लिख लो आप यहाँ पे, रीनल ट्यूब्यूल ल्यूमेन। ओके, तो रीनल ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर से जो यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कब डिक्रीज हो गया, जब हमने यूरेट 1 को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अगर रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया तो कॉमन सी बात है भाई, इसका यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि यूरिन के थ्रू जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा तो कॉमन सी बात है भाई, पूरा का पूरा यूरिक एसिड कहाँ आ गया, हमारे यूरिन के अंदर। तो ओवरऑल क्या हुआ, यूरिक एसिड का लेवल कम हो गया। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर यूरिक एसिड कम करने के आपको 2 ऑप्शन बताए, नंबर 1 ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन। नंबर 1 क्या है, यूरेट ऑक्सीडेज या यूरिकेज। नंबर 2 ऑप्शन क्या है, यूरेट 1 इनहिबिटर। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के ऊपर।